हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग BCA न्यू कोर्स का BCS 111 और BCA ओल्ड कोर्स का BCS 011 कंप्यूटर फंडामेंटल्स कर रहे हैं और इस सीरीज में आज हम लोग बुक 1 चैप्टर 3 का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉल्ड सेमीकंडक्टर मेमोरीज, जिसमें रैम और रोम पर बात की जाएगी। सेमीकंडक्टर मेमोरीज, तो क्या है ये सेमीकंडक्टर मेमोरीज, किस लिए इनका इस्तेमाल होता है, आइए इन पर बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरीज की। आखिर ये सेमीकंडक्टर मेमोरीज क्या होती हैं और रैम रोम को सेमीकंडक्टर मेमोरीज में क्यों रखा जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे सेमीकंडक्टर मेमोरीज। ये सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हुआ, ये सेमीकंडक्टर वर्ड का क्या मतलब हुआ। गाइस, आप सभी जानते होंगे, हम सब ने साइंस में पढ़ा होगा, एक होते हैं कंडक्टर्स जिनमें बहुत अच्छा या बहुत तेज करंट फ्लो करता है, गुड कंडक्टर्स। एक होते हैं इंसुलेटर्स जिनमें रेजिस्टेंस होता है, जो करंट का विरोध करते हैं। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, लोहा, इनमें करंट बहुत तेजी से ट्रेवल करता है। इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनमें करंट ट्रेवल नहीं कर पाता, जैसे रबर हो गया, वुड हो गया, राइट। इन दोनों के बीच में भी एक कैटेगरी है और वो है सेमीकंडक्टर की, जिनमें दोनों के ही क्वालिटीज होंगी। सेमीकंडक्टर्स दोनों की, इसके फीचर्स थोड़े से और इसके फीचर्स, मतलब ये इम्प्योर होते हैं, इनमें इम्प्योरिटीज ऐड करके या तो आप कह लीजिए इसमें और इसको दोनों को मिलाकर, या इसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिला दी जाती हैं। इस गुड कंडक्टर्स में कुछ इम्प्योरिटीज मिलाकर सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है सिलिकॉन। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है गाइस, और इसी का इस्तेमाल हमारे कंप्यूटर में लगाए जाने वाली रैम और रोम बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इस सेमीकंडक्टर से ये मेमोरी बनती है। इस मटेरियल से, कौन सा मटेरियल यूज होता है हमारी मेमोरीज बनाने के लिए? सिलिकॉन। इस सिलिकॉन का इस्तेमाल करके रैम और रोम बनती हैं। ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर कैटेगरी में आता है, इसलिए इन मेमोरीज को भी सेमीकंडक्टर मेमोरीज बोल दिया जाता है। सेमीकंडक्टर मेमोरीज, राइट। अब रैम और रोम को काम क्या करती हैं ये, आइए एक एक करके इन दोनों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रैम पर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप रैम कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आप इसमें यही लिख सकते हैं कि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनती है, यानी ये सेमीकंडक्टर मेमोरी है, राइट। अब रैम के बारे में हम लोगों ने कई बार पीछे की वीडियोस में भी बात करी है कि रैम हमारे कंप्यूटर में लगी वो मेमोरी होती है जो स्टोर करती है करंटली रनिंग प्रोग्राम्स। जो प्रोग्राम्स करंटली रन हो रहे हैं उन प्रोग्राम्स को स्टोर करती है रैम। हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम रन करते हैं, वो प्रोग्राम हार्ड डिस्क में परमानेंटली स्टोर होता है। आप जो भी सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करते हैं, जो भी प्रोग्राम्स, जो भी गेम्स, जो भी चीजें आप इंस्टॉल करते हैं, सेव करते हैं, वो जाके परमानेंटली हार्ड डिस्क में सेव होता है। जब आप उसे प्ले करते हैं, जब आप उस पर डबल क्लिक करते हैं या एंटर प्रेस करते हैं, तो वो हार्ड डिस्क से उठकर रैम में पहुंचा दिया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। क्योंकि सीपीयू को जो पता चलता है कि जो काम रैम में है, सीपीयू सिर्फ उन्हें ही रन करेगा। तो जो जो प्रोग्राम्स रैम में पहुंच चुके हैं, सीपीयू सिर्फ उनका एग्जीक्यूशन करता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रैम के अंदर वो प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें करंटली सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अब वो करने के लिए वो उन्हें कैशे में लाता है और फिर उनसे रजिस्टर्स में लाता है। इस पर हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। एग्जीक्यूशन तो वो अपने रजिस्टर्स में ही करता है, बट किन को लाता है रन करने के लिए, यानी आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कि किन को रन करता है।
लाता अपने रजिस्टर्स में है रन करने के लिए, लेकिन किन को रन करने के लिए लाता है? जो रैम में होते हैं। जो जो प्रोग्राम्स रैम में हैं और सीपीयू सिर्फ उन्हें ही रैम से मंगवा कर अपने इंटरनल मेमोरी में लाएगा और एग्जीक्यूट करेगा। हार्ड डिस्क के प्रोग्राम्स को नहीं लाता, क्योंकि हार्ड डिस्क पे तो आपने डबल क्लिक या एंटर मार के उनको रैम तक पहुंचा दिया, और रैम तक कोई प्रोग्राम पहुंच गया मतलब सीपीयू को इंडिकेटर मिल गया कि मेरे लिए काम आ गया, अब उसे मुझे मंगवा के अपने रजिस्टर्स में रन करना है। तो जो भी प्रोग्राम्स रैम में होंगे उन प्रोग्राम्स को सीपीयू रन कर रहा होगा, राइट। तो ये करंटली रनिंग प्रोग्राम्स को रखता है। हमने पहले भी बात करी है कि ये वॉलेटाइल होती है नेचर में, यानी इसके अंदर तब तक ही डेटा रहता है, दैट इज इट कंटेन्स डेटा टिल द पावर इज ऑन। जैसे ही पावर ऑफ हो जाएगी इसके अंदर रखा हुआ डेटा इरेज हो जाता है। और सही भी है यार, इसके अंदर रखे हुए प्रोग्राम्स को रन कौन कर रहा है? सीपीयू रन कर रहा है। अब अगर रैम के अंदर रखे हुए प्रोग्राम्स को सीपीयू रन करता है और अगर आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करने जा रहे हैं, मतलब सीपीयू भी ऑफ होगा। जब सीपीयू ऑफ हो जाएगा तो उसके लिए जो काम आया हुआ रखा है रैम में, उसकी क्या जरूरत? जब सीपीयू शट डाउन हो रहा है तो इसका मतलब अब सीपीयू काम नहीं करेगा। अब सीपीयू काम ही नहीं करेगा तो वो प्रोग्राम्स नहीं चलाएगा। तो उन प्रोग्राम्स की जरूरत क्या है जो रैम में रखें, क्योंकि वो सीपीयू के लिए आए थे। अब सीपीयू बंद हो रहा है तो उन प्रोग्राम्स को भी रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप जब प्रोग्राम कंप्यूटर ऑन करेंगे तब सीपीयू चलेगा, तब उसे दोबारा प्रोग्राम चाहिए होंगे। इसलिए जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है इसके अंदर रखे हुए सारे प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। इस मेमोरी के अंदर प्रोग्राम्स स्टोर भी होते हैं। देखिए, जब आप कोई प्रोग्राम या कोई गेम या कोई सॉफ्टवेयर प्ले करते हैं, रन करते हैं, तो वो हार्ड डिस्क से जाकर रैम में लोड होता है। इसका मतलब उसमें डेटा प्रोग्राम्स आपके राइट होते हैं। और जब सीपीयू उन वहां से उठा के अपने रजिस्टर्स में मंगा के रन करता है तो उसे हम रीड कहते हैं। यानी रैम के अंदर दोनों काम हो सकते हैं, राइट भी हो जाता है और रीड भी हो जाता है। जब आप कोई प्रोग्राम रन करते हैं अपने कंप्यूटर में डला हुआ, कोई गेम रन करते हैं, तो वो हार्ड डिस्क से उठकर रैम में जाती है। इसका मतलब हुआ कि हार्ड डिस्क का प्रोग्राम जाके रैम में राइट हुआ, राइट। अब जब सीपीयू को रन करना है, तो उसे उसने रीड करा और अपने कैशे की मदद से अपने रजिस्टर्स में बुलाया। अब रजिस्टर्स में उसने उसको रीड करा कैशे से फिर अपने रजिस्टर्स में, तो ये रीड ऑपरेशंस हुआ ना। यानी रैम के अंदर प्रोग्राम्स रीड भी हो जाते हैं और राइट भी हो जाते हैं। लेकिन एक वर्ड आता है रैम के अंदर, अगर आप देख पा रहे हो, वो है रैंडम एक्सेस। देखिए, एक्सेस वर्ड का मतलब तो ये हो गया रीड एंड राइट। चलिए, ये बात समझ में आती है कि आप रीड भी कर सकते हैं रैम में रखे हुए प्रोग्राम्स को, मतलब मेरा समझ जाइएगा कि सीपीयू की बात हो रही है, और राइट भी कर सकते हैं। लेकिन इस रैंडम वर्ड का मतलब क्या है? तो गाइज, अगर ये मैं आपकी एक रैम मान लूं, तो रैंडम का मतलब जब इसमें प्रोग्राम्स रखे जाते हैं तो उनकी कोई एक सीक्वेंशियल लोकेशन नहीं होती कि एक के बाद एक लोड होंगे। नो, जब इसके अंदर कोई भी प्रोग्राम्स लोड किए जाते हैं तो वो कहीं भी, कोई यहां लोड हो सकता है, कोई यहां लोड हो सकता है, कोई यहां लोड हो सकता है, कोई यहां लोड हो सकता है। कोई एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं है कि कहां पर आपका प्रोग्राम आकर मेन मेमोरी में लोड होगा जब आप उसे रन करेंगे। कोई एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है कि पहले यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां। रैंडम का मतलब ही यही होता है, अनऑर्डर्ड। तो आपका हार्ड डिस्क से उठ के जब प्रोग्राम रैम में जाता है रन होने के लिए, तो जहां भी उसको जगह मिलेगी वो वहां लोड होकर रन हो जाता है। रैंडम का मतलब समझिए। और अब वो कहीं भी लोड हो गया है तो सीपीयू उसको जहां भी वो लोड हुआ होगा वहां से रैंडमली उठा के अपने पास लाके रन भी करेगा। तो रीड भी रैंडम हो जाता है और राइट भी रैंडम हो जाता है। तो वो प्रोग्राम जब हार्ड डिस्क से उठा तो वो जब रैम में गया तो उसे रैम में जहां एम्प्टी लोकेशन मिली वहां पे वो लोड हो गया। अब ये कोई सिस्टमैटिकली जरूरी नहीं है, राइट। तो इसीलिए ये रैंडम हो रहा है। यानी ये जो प्रोग्राम्स हैं वो रीड एंड राइट होते हैं एट रैंडम लोकेशंस। कोई सिस्टमैटिक लोकेशन नहीं है कि वहां पर ही एक के बाद एक सिस्टमैटिकली सीक्वेंशियली किसी ऑर्डर में स्टोर होंगे। अब ये रैम जो होती है
ये 2 टाइप्स की होती है गाइस, 2 तरह की रैम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया भी है। एक स्टैटिक रैम और एक डायनामिक रैम। अच्छा, एक चीज और जो हमें यहां जानने की है वो ये कि रैम को इट इज ऑल्सो नोन एज, रैम को कई लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं या कई लोग प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। रैम को लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं और प्राइमरी मेमोरी भी। प्राइमरी का मतलब भी मुख्य, मेन का मतलब भी मुख्य। इसे मुख्य मेमोरी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपके सारे जो भी प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं वो रन होने के लिए लोड कहां हो रहे हैं? आकर प्राइमरी मेमोरी में, रैम में, राइट? वहां से ही सीपीयू उठाएगा, जब रैम में आएगा तब सीपीयू चलाएगा। तो इसलिए इसको मुख्य रखा गया है कि जो भी चीजें आपके द्वारा रन की जा रही हैं या कंप्यूटर के द्वारा रन करी जा रही हैं वो मेनली, वो मुख्य है, वो प्राइमरली रैम में आकर लोड होती हैं। इसीलिए इसे मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम की। देखिए, ये जो डायनेमिक रैम है इसे बनाने के लिए इट इज मेड अप ऑफ कैपेसिटर्स। इसको बनाने के लिए इसके अंदर जो सर्किट्स होते हैं, आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं कि इट्स सर्किट्स आर मेड अप ऑफ कैपेसिटर्स। डायनेमिक रैम के अंदर जो सर्किट्स बनाए जाते हैं जिनसे ये पूरी रैम काम करती है, इनको बनाने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है वो कैपेसिटर्स है। कैपेसिटर्स नाम के डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है डायनेमिक रैम बनाने के लिए। अब इसका फायदा या नुकसान क्या है? देखिए, फायदे की अगर हम बात करें तो ये आपका बिजली बचाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग होते हैं। कैसे? कैपेसिटर्स की एक टेंडेंसी है, एक काम करने का तरीका है। कैपेसिटर्स को आप एक बार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कीजिए, एक बार इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट दीजिए, ये चार्ज हो जाता है और फिर जब तक इसमें ये पावर है तब तक ये काम कर रहा है, लेकिन इसका चार्ज धीरे 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 डिफ्यूज होना शुरू हो जाता है। यानी एक शॉट आप करंट दीजिए, ये चार्ज हो जाएगा और फिर ये काम करता रहेगा और धीरे 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 अपनी इलेक्ट्रिसिटी वीक, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी लीक होनी शुरू हो जाएगी, या समझ लीजिए कि ये डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा। और इससे पहले कि ये डिफ्यूज हो, एक बार फिर से आकर इसको रिफ्रेश कर दिया जाता है, एक बार फिर से इसे इलेक्ट्रिसिटी का शॉट देकर चार्ज कर दिया जाता है। इसका मतलब इसे लगातार बिजली की जरूरत नहीं पड़ती। इसे एक बार आपने इलेक्ट्रिसिटी शॉट दिया, ये चार्ज हो गया, ये मेमोरी रैम अपना काम कर रही है। बस इस बात का ध्यान रखे ऑपरेटिंग सिस्टम कि इससे पहले कि ये पूरी तरह डिफ्यूज हो जाए, अगर ये पूरी तरह डिफ्यूज हो गया तो इसके अंदर आपके जो भी प्रोग्राम्स लोड होंगे इस रैम में वो सारे चले जाएंगे। इसलिए इसके पूरी तरह डिफ्यूज होने से पहले इसको फिर से एक इलेक्ट्रिसिटी शॉट देकर दोबारा से चार्ज कर दिया जाता है। ये है कैपेसिटर्स का। अब जितनी देर में ये डिफ्यूज हो रहा उतनी देर तक तो इसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए ना, उतनी देर तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बची ना। सो इसको आपको कॉन्टिन्यूअस पावर सप्लाई देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कैपेसिटर्स थोड़ी देर अपने पास इलेक्ट्रिसिटी रोक के रखते हैं। हालांकि वो धीरे धीरे डिफ्यूज हो रहे होते हैं, बट उन्हें पीरियोडिकली रिफ्रेश करना पड़ता है। ये एक डिसएडवांटेज समझ लीजिए आप कि हर इंतराल पर बार बार रिफ्रेश हम तो नहीं करते, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को जाके रिफ्रेश करना पड़ता है। ये डिसएडवांटेज समझ लीजिए। और अगर एडवांटेज बोलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कम पीते, राइट? सो इट नीड्स पीरियोडिक रिफ्रेश। बार बार एक नियमित अंतराल पर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा इन्हें रिफ्रेश किया जाता है, वरना ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी रिलीज कर देंगे और इनके अंदर रखे हुए प्रोग्राम्स चले जाएंगे। इनको इट डज नॉट नीड कॉन्टिन्यूअस पावर सप्लाई। इन्हें लगातार पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती, ये बिजली बचाऊ होते हैं कैपेसिटर्स। तो ये रैम एक तरह से बिजली बचाई हुई, राइट?
अगर हम इधर की बात करें स्टैटिक रैम की, तो इसके जो सर्किट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, वो ट्रांजिस्टर्स से बनते हैं। ठीक है जी। अब ट्रांजिस्टर्स से बनते हैं तो भाई इनको तो इट नीड्स कॉन्टिन्यूअस पावर सप्लाई, इन्हें लगातार बिजली की जरूरत होती है, कोई पीरियोडिक रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, इन्हें लगातार बिजली चाहिए तभी ये काम करेंगे, अगर बिजली नहीं दी तो काम नहीं करेंगे। राइट। अब आपको क्या लग रहा है कि इन दोनों में से फास्ट कौन होगा, दोनों में से कौन फास्ट है? तो गाइस दोनों में से काम करने की अगर देखी जाए तो स्टैटिक रैम फास्ट मानी जाती है, क्योंकि उसे लगातार इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो वो अपनी फुल स्पीड में काम कर लेती है। बट यहां जब आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट दिया, ये चार्ज हुई, तब तो ये काम फुल स्पीड पे करेगी, बट हर जाते समय के साथ इसकी जो पावर है वो डिफ्यूज हो रही है। अब जैसे जैसे पावर डिफ्यूज होती जाएगी, इसकी पावर कम होती जाएगी, तो इसकी स्पीड भी थोड़ी सी लैग करना शुरू कर देगी। जब इसको फिर से इलेक्ट्रिसिटी का रिफ्रेश मिलेगा तो ये फिर से चार्ज होगी, उस समय ये पीक पर होगी, बट समय के साथ साथ ये धीरे 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 अगर इसका पावर रिलीज कर रही है, ये इसका करंट डिफ्यूज हो रहा है, साथ साथ इसकी स्पीड भी हो रही है स्लो, तो ये स्लोअर होती हैं इन स्पीड, राइट, ये फास्टर होती हैं। भाई करंट लगातार मिल रहा है तो ये फुल स्पीड में काम करेंगी। हमारे कंप्यूटर्स के अंदर जो हम लोग रैम लगाते हैं, मेन मेमोरी, उसके तौर पर ये यूज होती है। रैम जो हमारे कंप्यूटर्स में लगती है मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी जिसे आप कहते हैं, उसमें डायनामिक रैम ही लगती है, राइट। इसका इस्तेमाल किया जाता है कैशे में। कैशे मेमोरी के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हमारे कंप्यूटर की रैम जो है, आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, कैशे भी रैम का ही एक हिस्सा कॉपी करती है और फिर इसमें से रजिस्टर्स के पास जाता है, तो होती तो ये एक टाइप ऑफ रैम ही है, बट इस पे और डिटेल में बात करेंगे हम आगे सब्जेक्ट में। तो इसका एक हिस्सा यहाँ कॉपी करते हैं और फिर इसमें से एक हिस्सा रजिस्टर्स में जाता है, ये रजिस्टर्स और रैम के बीच में काम करती है, ऐसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको पूरा मैपिंग का कॉन्सेप्ट समझाया था। तो ये एक डिफरेंस है जो स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम में कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो ये रैम का एक पूरा क्वेश्चन बनता है जिसमें रैम के बारे में थ्योरी और स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम के बीच में आपको डिफरेंस बताना होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम एक और मेमोरी की तरफ। ये थी रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट। अगली मेमोरी जिस पर हम बात करेंगे वो है रीड ओनली मेमोरी, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में रोम भी कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी यानी रोम। चलिए, रीड ओनली मेमोरी, रोम। हमारे प्रोग्राम में हमने रैम लगाई, पर्पस ये था कि जो भी प्रोग्राम्स हम प्ले करेंगे, जो भी सॉफ्टवेयर्स हम चलाएंगे, जो भी गेम्स हम चलाएंगे, वो हार्ड डिस्क से उठकर रैम में जाएगी और सीपीयू को एक इंडिकेटर मिल जाएगा कि काम आ गया, अब वो वहां से मंगा के रन करता रहेगा। तो इस रीड ओनली मेमोरी का क्या काम है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं अपने कंप्यूटर में, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के तो हमारा कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। हमारे कंप्यूटर में विंडोज 10 या विंडोज 11 ऐसा कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, तभी तो वो चलेगा, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में जितना भी इंटरनल हार्डवेयर लगा हुआ है उस सारे हार्डवेयर को चलाना, हमारे कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर्स हम डालते हैं उन सारे सॉफ्टवेयर्स को चलाना, ये सारा काम कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जिसके बिना हमारा कंप्यूटर का ना हार्डवेयर चलेगा, ना हमारा कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर चल सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मोबाइल में भी एंड्रॉइड होता है, हमारे लैपटॉप्स में भी विंडोज 10 विंडोज 11 करके ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, राइट। है तो ये भी एक सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम है तो एक सॉफ्टवेयर ही, इसका मतलब इसे भी इंस्टॉल करना पड़ता है। जी हाँ, इसे भी हम सबसे पहला कंप्यूटर, जब कभी नया कंप्यूटर या नया लैपटॉप लिया जाता है तो जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है,
बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो सब चीजें चलाएगा, सारा हार्डवेयर चलाएगा, सीपीयू चलाएगा, रैम चलाएगा, सब कुछ वही चलाएगा, राइट। तो जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर्स में इंस्टॉल किया जाता है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम मान लीजिए एक हार्ड डिस्क में इंस्टॉल किया गया, कंप्यूटर में डाल दिया गया। डालने का मतलब वो इंस्टॉल हुआ, हार्ड डिस्क में जाके इंस्टॉल हुआ, क्योंकि परमानेंटली जो भी चीजें हमारे कंप्यूटर में, हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल होती हैं वो सारी की सारी हार्डवेयर हार्ड डिस्क में ही होती हैं। हार्ड डिस्क एक ऐसी जगह है जो परमानेंट स्टोरेज है, जो भी प्रोग्राम्स, गेम्स, सॉफ्टवेयर्स हम लोग इंस्टॉल करते हैं वो सब जाके हार्ड डिस्क में ही सेव होते हैं। तो अगर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करा तो वो भी जाकर हार्ड डिस्क में ही इंस्टॉल हुआ, परमानेंटली इंस्टॉल हो गया। अब हमें यह पता चल गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर का सारा हार्डवेयर चलाता है, सारा सीपीयू से लेकर सब कुछ, आपके कंप्यूटर में जितना हार्डवेयर लगा है सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है, ठीक है। हमारे कंप्यूटर में हम जो भी सॉफ्टवेयर डालते हैं, टैली, एमएस ऑफिस, गेम्स, वीडियोस, सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम चलवाता है, यानी सारे सॉफ्टवेयर्स भी वो चलवाता है। लेकिन वो खुद भी तो एक सॉफ्टवेयर है। आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप मान लीजिए बंद पड़ा हुआ है, शट डाउन है, तो इस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस समय काम नहीं कर रहा है क्योंकि कंप्यूटर बंद है। वो कहां है? वो हार्ड डिस्क में सोया पड़ा है, वो हार्ड डिस्क में स्लीप है, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि कंप्यूटर पावर ऑफ है। पावर ऑन होगा तब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम शुरू होगा। यानी आपने जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, कंप्यूटर के बंद होने पर वो हार्ड डिस्क में स्लीप कर रहा होता है, अपना पड़ा हुआ होता है, जैसे बाकी सॉफ्टवेयर्स भी पड़े होते हैं। अब जैसे ही आप कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं, अपने लैपटॉप को पावर ऑन करते हैं, तो एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि सबसे पहला प्रोग्राम जो रैम में पहुंचता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में सबसे पहले पहुंचना चाहिए। सीपीयू को जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का पता चला, वो सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलाना शुरू करेगा। जब सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलाना शुरू करेगा तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में लगे सारे हार्डवेयर को संभालना शुरू करेगा, और जो आप अन्य बाकी सॉफ्टवेयर्स आपने डाल रखे हैं या चला रहे हैं उनको चलाना शुरू करेगा। तो जो सबसे पहला प्रोग्राम रैम में पहुंचता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। उसके बाद आप जो भी चलाएंगे उन सबको ऑपरेटिंग सिस्टम चलवाएगा सीपीयू से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन सबसे पहला प्रोग्राम कंप्यूटर के ऑन करते ही, लैपटॉप के ऑन करते ही रैम में जो पहुंचना चाहिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बंद होने पर आपकी हार्ड डिस्क में सो रहा है, ठीक है। आपने ऑन करा, वो अपने आप तो उठकर आएगा नहीं, अपने आप उसे वहां से हार्ड डिस्क से उठाकर रैम में अपने आप तो वो आएगा नहीं। ये देखिए, ये रहा आपका हार्ड डिस्क और ये रहा आपकी हार्ड डिस्क का एरिया जहां आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रखा है। मान लीजिए इसे सेक्टर 0 कहते हैं। अभी आप ये ध्यान दीजिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम यहां परमानेंटली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, रखा हुआ है। ये रही आपके कंप्यूटर की रैम, जहां इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर के ऑन होते ही पहुंचना होगा, तभी सीपीयू यहां से उसको उठवाकर अपनी कैशे मेमोरी की मदद से उसे रजिस्टर्स में लाकर रन करेगा। अब सारे प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है, आपके गाने, आपकी गेम्स, आपकी वीडियो, सब कुछ। लेकिन जब पहली बार कंप्यूटर ऑन हुआ, जब यह कंप्यूटर को आप ऑन करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी तो यहां पहुंचाने वाला कोई होना चाहिए। ऐसा कोई कुली, कोई लोडर, कोई ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो कंप्यूटर के पावर ऑन होते ही यहां से उठे और यहां पर ले जा करके इस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर दे। यह काम रीड ओनली मेमोरी इसीलिए लगाई गई है। इसके अंदर एक प्रोग्राम रखा होता है जिसे हम फर्मवेयर कहते हैं। इस फर्मवेयर, कंप्यूटर के पावर ऑन होते ही, आम भाषा में आप लोग इसे बायोस के नाम से भी जानते हैं, राइट। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसी का एक पार्ट है फर्मवेयर का, राइट। सो ये जैसे ही आप कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं, ये फर्मवेयर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है। ये जाता है यहां हार्ड डिस्क के पास, और इसके पास ही बूट लोडर नाम के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो लाकर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यहां लोड कर देते हैं। एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पहुंच गया, उसके बाद सीपीयू ने उसको एंड पकड़ लिया और सीपीयू ने उसको चलाना शुरू करा। अब सीपीयू सब संभाल लेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सब संभाल लेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ संभाल लेगा। एक बार सीपीयू से चलाना तो शुरू करे, लेकिन यार ऑपरेटिंग सिस्टम शुरुआत में कंप्यूटर बंद होने पे वहां सो रहा था,
कोई एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो कंप्यूटर के ऑन होते ही एक्टिवेट हो और उसको वहां से उठा करके बस रैम तक पहुंचा दे, तो वो है ये फर्मवेयर। ये फर्मवेयर कंप्यूटर के ऑन होते ही एक्टिवेट होता है और जाकर ऑपरेटिंग सिस्टम में इस फर्मवेयर के द्वारा और भी कई काम किए जाते हैं। आपके कंप्यूटर में कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनको डिटेक्ट करना, उनमें से किस पर ऑपरेटिंग सिस्टम रखा उसको डिटेक्ट करना, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाकर लाना, ये बहुत सारे काम हैं फर्मवेयर के, कभी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए रॉम के सेंस में हमें ये फर्मवेयर वो रॉम का प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को यहां से उठाकर यहां पहुंचा देता है और अब सीपीयू से चलाएगा। सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना शुरू करेगा। सबसे पहला प्रोग्राम सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है, उसे चलाना शुरू करेगा तो उसके बाद सीपीयू सब ऑपरेटिंग सिस्टम सब संभाल लेगा। तो अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें तो फर्मवेयर जो है रीड ओनली मेमोरी के अंदर इट कंटेन्स फर्मवेयर, इसके अंदर फर्मवेयर होता है, राइट। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का एक टर्म बनाया गया ये फर्मवेयर, जो दोनों से बात कर लेता है, राइट। अब इसे रीड ओनली क्यों रखा गया है? क्या आपको इस प्रोग्राम के साथ छेड़छाड़ करने दी जाए? तो गाइस, अगर रीड ओनली मेमोरी के अंदर रखे इस प्रोग्राम के साथ छेड़छाड़ हो गई, इसमें कुछ चेंजेस कर दिया आपके द्वारा गलती से, तो फिर ये अपना काम करना छोड़ देगा। और अगर इसने अपना काम करना छोड़ दिया तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम तक पहुंचाएगा कौन? इसीलिए इसको रीड ओनली रखा गया है। ये फर्मवेयर करता क्या है? इस फर्मवेयर का काम है हमारे कंप्यूटर को ऑन कराना, यानी एक कंप्यूटर के ऑन होने की प्रक्रिया को बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है, हम सभी जानते हैं। यानी ये फर्मवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से उठाकर रैम तक पहुंचाता है और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम चलना शुरू होता है और काम शुरू हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को बटन दबाने से लेकर, सीपीयू का बटन या लैपटॉप का बटन दबाने से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम के आने तक, स्क्रीन खुल जाने तक की पूरी प्रक्रिया बूटिंग प्रोसेस कहलाती है और इसका जिम्मेदार पीछे कहीं ना कहीं ये फर्मवेयर होता है। इस मेमोरी को इट इज रीड ओनली, इसे रीड ओनली क्यों रखा गया है? ताकि इस फर्मवेयर को कोई चेंजेस ना कर सके, सो दैट दिस फर्मवेयर, क्योंकि ये फर्मवेयर अगर गड़बड़ हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, कैन नॉट बी चेंज्ड। अब कई टाइप्स की रीड ओनली मेमोरी होती है, कई टाइप्स की रीड ओनली मेमोरी आती है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे पीरॉम की, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या है? देखिए, ये जो रीड ओनली मेमोरी आती थी पहले शुरुआती दौर में, अगर ये खराब हो गई तो भाई खराब हो गई, इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। प्रोग्रामेबल रोम से मेरा कहने का मतलब है, जैसे मार्केट में आपने देखा होगा ब्लैंक सीडीज मिलती हैं, सीडी ब्लैंक मिलती हैं। अगर आप उस सीडी में एक बार कुछ राइट कर दें तो उसके बाद वो दोबारा रीराइटेबल नहीं होती। ये एक तरह की प्रोग्रामेबल रोम है जो मार्केट में आती थी, ब्लैंक रोम। आप इसे कह सकते हैं कि ये एक तरह की ब्लैंक रोम होती थी, ठीक है, मार्केट में मिलती थी। अगर आपके कंप्यूटर की रोम खराब हो गई है तो आप हार्डवेयर वाले के पास जाएंगे, वो ब्लैंक रोम लेगा, उसको एक बार उसमें फर्मवेयर डाल देगा। एक बार इन प्रोग्रामेबल रोम के अंदर सिर्फ एक बार ही फर्मवेयर डाला जा सकता था। एक बार फर्मवेयर डाल दिया तो उसके बाद ये फिर से मतलब वैसी रीड ओनली मेमोरी बन गई। अब इनमें दोबारा से इरेज करके दोबारा नहीं डाला जा सकता। तो ये एक तरह की ब्लैंक रोम आती थी जिनमें एक बार राइट किया जा सकता था
राइट। एक बार राइट करने के बाद देन इट बिकम्स रीड ओनली। ये रीड ओनली बन जाती थी, मतलब आप अब इनमें से कुछ भी इरेज नहीं कर सकते। तो अगर आपके कंप्यूटर में लगी रोम खराब हो गई, आप दुकान पर जाएंगे, हार्डवेयर वालों के पास जाएंगे, तो वो यही वाली रोम उठाकर इसके अंदर फर्मवेयर डालकर और आपके कंप्यूटर की रोम को रिप्लेस कर देंगे। तो ये वाली भी अब रीड ओनली बन गई। शुरुआत में ये ब्लैंक थी, बट अब ये रीड ओनली बन गई। सो ये थी फर्स्ट टाइप। इसके बाद इसकी सेकेंड टाइप आई ईपी रोम, इरेजेबल पी रोम। ये लीजिए, और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई। इरेजेबल वर्ड समझ में आ रहा होगा। ये जो रोम थी, दिस रोम कैन बी इरेज्ड, इसे इरेज किया जा सकता था गाइस, लेकिन किससे? आप नहीं कर सकते थे। इसके लिए आपको हार्डवेयर वाले के पास जाना होता था। हार्डवेयर वालों के पास एक स्पेशल हार्डवेयर होता था जो अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज फेंककर इस मेमोरी को इरेज कर दिया करता था। सो इन्हें इरेज कर दिया जाता था और फिर से उनमें देन दे कैन बी राइट। लो जी, ये राइटेबल हो गई दोबारा से, बल्कि ये कह सकते हैं री राइटेबल, क्योंकि आपने इन्हें इरेज कर दिया एक बार। लेकिन ये आपसे नहीं होगा, बिकॉज इसके लिए एक स्पेसिफिक हार्डवेयर की जरूरत होती थी जिससे यूवी रेज निकलती थी। ये दुकानों पे, यानी अब आपको नई रोम खरीदने की जरूरत नहीं है। आप लेके जाइए अपना मोबाइल, वो यूवी रेज के स्पेसिफिक हार्डवेयर से उसको इरेज करके उसमें फिर से फर्मवेयर डाल देंगे, राइट। और टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, फिर आई ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम। लीजिए, इन्होंने तो जरूरत ही खत्म कर दी। इन्होंने कहा कोई स्पेशल हार्डवेयर की जरूरत नहीं है जिसमें से यूवी रेज वगैरह निकले, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है। फोन में रखे रखे ही आजकल आप अपने फोन को फॉर्मेट कर लेते हैं, फोन को रीसेट कर लेते हैं, चीजें इरेज कर लेते हैं। अब ये दे कैन बी इरेज्ड इलेक्ट्रिकली। बहुत आसानी से इन्हें इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा सकता था। ये रीराइटेबल है भाई, ये भी बहुत आसानी से हमारे फोनों वगैरह में आने लगी। आप अपने फोन में से डेटा खुद ही इरेज कर लेते हैं। और अब आगे इसका और लेटेस्ट वर्जन आ गया है जो अब पूरी तरह से हमारे मोबाइल फोन्स में, कैमराज में, डिजिटल कैमराज में चल रहा है, जिसे फ्लैश कहा जाता है। ये मेमोरी तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार इरेज करें, जितनी बार चाहें उतनी बार रीराइट करें। तो कई इवॉल्वमेंट, मतलब कई इवोल्यूशन हुआ है, काफी बार इवोल्यूशन हुआ है रीड ओनली मेमोरी का। लेकिन रीड ओनली मेमोरी आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मोबाइल्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर वो प्रोग्राम रखा हुआ है जिसकी वजह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, वो बूट लोडर कह लीजिए, फर्मवेयर कह लीजिए, बायोस कह लीजिए, ये सब फर्मवेयर के पार्ट हैं जिनकी वजह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में पहुंच पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रीड ओनली मेमोरी का, और यहां पर हमारी सेमीकंडक्टर्स मेमोरी पूरी होगी, राइट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल मेमोरीज पर। ऑप्टिकल मेमोरीज वो मेमोरीज होती हैं जो सीडी, डीवीडी के तौर पर बिकती थी। ऑप्टिकल मेमोरीज पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।